प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमएमएस। प्यारे बच्चों, इस स्प्रिट के क्रैश कोर्स जेईई मेंस के लिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो अपना लेक्चर है दैट इज एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, आज वो अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लो। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट कंटेंट यही मिलता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर दैट इज एसएचएम। ठीक है, ये इसके मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, और ज़्यादा टफ भी नहीं है, इजी चैप्टर है। इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूँ, अगर आपने वो फॉलो कर दिए तो इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो ये बात गांठ बांध लेना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला अपने पास टॉपिक आता है दैट इज पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन ये है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी वो अगर रिपीट कर रही है ना, वापस वो रिपीट कर रही है, तो अपन बोलेंगे कि उसका मोशन है वो पीरियडिक मोशन है। जैसे अर्थ है, अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है। खुद एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करती है। तो ये इसका जो मोशन हो गया दैट इज पीरियडिक मोशन ना। तो रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज अ, बताओ, पीरियडिक मोशन। बिल्कुल जोश के साथ आज फुल एनर्जेटिक के साथ आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रोटेशन मोशन अपने पास ये हो गया, अपने पास एक अर्थ का जो है वो पीरियडिक मोशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे टाइम पीरियड अपन को पता ही है कि टाइम पीरियड वो होता है कि एक कंप्लीट सर्कल करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। तो यहाँ पे अर्थ है या मून है जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है। इसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 29 डेज। ठीक है, इसका कितना होता है, 29 डेज। अब आता है अपना ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ पीरियडिक मोशन। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि अगर कोई अपने पास टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, यानी कोई मीन पोजीशन है जहाँ पे अपन आगे पढ़ेंगे एफ नेट 0 होता है, तो उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होता है। यानी कि ये अगर मैं ऐसे मानूँ तो इसका ऐसे ऐसे हो रहा है, और यहाँ पे इसको बॉडी को मानूँ तो यहाँ पे नीचे आएगी, फिर वापस ऊपर जाएगी, फिर वापस नीचे आएगी। तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है, सॉरी ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ये जो ऑसिलेटरी मोशन दैट इज स्पेशल केस ऑफ किसका है, पीरियडिक मोशन। तो यहाँ पे वही लिखा है कि ऑसिलेटरी मोशन और पीरियडिक मोशन, बट पीरियडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेट, यानी कि जितनी भी पीरियडिक है वो ऑसिलेटरी नहीं, लेकिन ऑसिलेटरी हमेशा पीरियडिक होगी। ये आपको बात याद रखनी है ना, क्योंकि स्पेशल केस है, इसका टाइप है। ठीक है ये अब आते हैं एसएचएम, है ना। एसएचएम कुछ और नहीं, ये ऑसिलेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है जहाँ पे कंडीशन है अगर वो फॉलो होता है तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि यहाँ पे एसएचएम मोशन हो रहा है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। ये बात आपको समझनी है। यहाँ पे क्या स्पेशल केस है कि स्पेशल केस ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवार्ड्स मीन पोजीशन एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। यानी कि इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे मोशन करे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स के होना चाहिए और मीन पोजीशन, और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ऑपोजिट होनी चाहिए। बस अगर ये है, यानी कि कोई ऐसा एक्सेलरेशन जिसको हर बार मीन पोजीशन की तरफ लाने की प्रयास करता है, उसको अपन बोलते हैं एसएचएम, है ना। तो ये अपने पास स्प्रिंग है, आपको पता है। इसको मैं अगर एक्स डिस्प्लेस करता हूँ तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। और ये स्प्रिंग फोर्स होता है अपने पास माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स अपन डायरेक्शन से लिख रहे हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा दैट इज एम ए इजिकल टू के एक्स। तो यहाँ से मेरे पास माइनस का आ जाएगा, तो ए इजिकल टू आ गया दैट इज माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो यहाँ से अपन को ये सिंपल पता चल रहा है कि ये है अपने पास माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल, देन वी कॉल्ड एज एस एच एम मोशन। ठीक है, एस एच एम मतलब मोशन है, साथ में ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये है जहाँ पे ये इक्वेशन आगे जाके ये बनेगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, वेयर इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम एंड ओमेगा वी गेट फाइंड के बाय रूट एम, है ना। ये अपने पास आंसर निकल के आता है। ओके, तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन था, आगे बढ़ते हैं एस एच एम का। तो स्प्रिंग अपने पास पता है कि ये इधर जाएगी है ना, यहाँ पे एस एच एम कर रही है। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आगे बढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे देखो इसकी एस एच एम की इक्वेशन क्या होती है, स्टार्टिंग से लेकर हम पढ़ रहे हैं ना।
तो एस एच एम की इक्वेशन जो होती है दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना, वेयर ओमेगा टी इज अ फेज ऑफ पार्टिकल, ओके, फेज ऑफ पार्टिकल। ये क्या है अपने पास, ओमेगा टी इज अ फेज ऑफ पार्टिकल, यानी कि यहाँ से शुरू हो रहा है तो इसका फेज, इनिशियल फेज जीरो है, फिर यहाँ पे ये एस एच एम कर रहा है ना, यानी कि ये एक्चुअल में इसे पार्टिकल जा नहीं रहा है। क्या हो रहा है कि पार्टिकल, अगर मैं बताऊं कि मान लो ये पार्टिकल है ना, ऐसे मान लेते हैं कि अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है और ये नेचुरल लेंथ पे यहाँ पे थी। अब ये नीचे भी जाएगा, अब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ नीचे, तो ये ऐसे ऊपर नीचे क्या करेगा, एस एच एम करेगा, ऊपर भी जाएगा तो ये इसका एम्पलीट्यूड ए होता है, नीचे डाउनवर्ड में एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा, ठीक है, नीचे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आएगी क्या? ठीक है, तो ये अपने पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसमें सारी चीज़ें क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का ये अपने पास इक्वेशन दी है। अब देखो अपने पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ही है, अगर मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे किसकी इक्वेशन मिलेगी, दैट इज v इजिकल टू ए ओमेगा कोस टी, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया वापस। ये अपने पास, अपन को पता है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये किससे इक्वेशन आई, जैसे साइन को अपन लिख सकते हैं थीटा को √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वी कैन रिटन एज साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताओ ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे अपने पास ये इक्वेशन एलिमिनेट करते हैं तो अपने पास ये निकल के आती है, ठीक है। और इसका एक दूसरा वर्जन भी अगर मैं इसके इक्वेशन दिखाऊँ, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये निकल के आता है। एंड ये इक्वेशन आपको देख के पता चल रही होगी कि ये किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सारी चीज़ें कि किसकी इक्वेशन है, ये इलिप्स की इक्वेशन है ना। तो यही था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अब वापस फर्दर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अपने पास एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और अपन जानते हैं कि ये अपने पास टी मान है तो ये अपने पास निकल के आया। अरे हाँ ना बोलो यार, तो ये अपने पास आ गया ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिचम, जिस ये अपन ने कल यहाँ पे आगे स्लाइड में पढ़ लिया। तो यहाँ से अपने पास ये होता है टी इजिकल टू √π, ये सारी चीज़ आपको पता है। मेन अपन फंडे पर आएंगे जो काम की चीज़ें है ना सारी चीज़ें अपन को पता है। यहाँ पे अलग अलग स्प्रिंग है तो यहाँ पे अपन के इफेक्टिव भी लेंगे आगे। तो ये अपने पास इक्वेशन थी और ये सारी चीज़ें अपन को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन भी है, ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसको, कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास है, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ कहने का मतलब इसका जो फेज है वो 0 स्टार्टिंग से हो रहा है, ठीक है, ऑरिजिन से हो रहा है। तो ये अपने पास है जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन की गई है ना। ये कैसे आती है देखो मैं बताता हूँ। ओमेगा स्क्वायर एक्स था, इसको क्या लिख सकता हूँ, डबल डेरिवेटिव एक्स है ना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंड ये इधर जा जाएगा तो डी स्क्वायर ओमेगा एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसे आती है ना ये। और यहाँ पे आगे अपन एक शिफ्टेड एसएचएम पढ़ेंगे जहाँ पे ये इसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है ना, यहाँ पे जीरो नहीं आता है, कुछ ना कुछ वैल्यू आती है, तो वो अपन कहेंगे कि इतना शिफ्ट हो गया। अगर ये जीरो है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो ऑरिजिन के अबाउट ही क्या कर रही है एसएचएम, इसका जो मेन पोजीशन है वो कहाँ पे है, ऑरिजिन पे। और अगर ये जीरो नहीं है तो यहाँ पे जैसे मान लो 2 है, तो यानी कहने का मतलब वो ऑरिजिन से 2 मीटर या जितनी भी दूर है वहाँ पे ये एसएचएम कर रहा है, इसका मेन पोजीशन शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पे यही आता है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद बता देता हूँ, कि जैसे कि एसएचएम कर रहा है, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ आया। अपन को पता है कि टाइम पीरियड कितना लगता है, टी ना, पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का T/4 लगता है। और आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ से जो 0 से a तक ये अपन को पता है कि T/4 है ना, यहाँ से यहाँ तक T/4 टाइम लगता है, क्योंकि ये 4 है, 1 2 3 4 है ना, 4, तो यानी कि T का 1/4 हो गया। तो a/2 तक जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा दैट इज T1, वो लगता है उनके पास T/12। और यहाँ से यहाँ तक आप लोग घटा भी सकते हो T/4 में से, T/12 तो अपने पास आता है T/6, तो ये अपने पास T2 आ गया। तो हमेशा ये याद रखना है कि यहाँ पे जो T2 है वो इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ T1 है ना, ऑलवेज T2 इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ T1। यहाँ पे वही लिखा है सारी चीज़ है ना, कि हमेशा याद रखना है कि T2 की वैल्यू है, यानी कि यहाँ से a/2 से a तक जाने में जो टाइम पीरियड लगता है दैट इज T/6,
और यहाँ पे, और देखो ये इक्वल क्यों नहीं लिया, बस बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे t/8 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि वेलोसिटी है जैसे जैसे x के साथ वेरी कर रही है ना, यानी कि जो वेलोसिटी का फंक्शन है वो x के साथ वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, सॉरी घट रही है। तो वेलोसिटी घटेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो यहाँ पर टाइम होगा अपने पास ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम पर है ना, डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे वही है, बात वही है कि अगर डिस्टेंस सेम है वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे टाइम भी चेंज हो जाएगा। ये मैंने काइनेमेटिक्स में सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है ना। आगे बढ़ते हैं चलो। तो यहाँ पे सवाल है, क्या बोला गया है, देखो सवाल क्या बोला है, सिंपल सवाल है 2023 का है। की कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए, की कंसेप्ट। की कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि सवाल अपन मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ गई क्या, अपन मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन को पता है कि ये SHM कर रहा है और 0 से a/2 टाइम जो t1 दिया दैट इज 2 सेकेंड। ओके, देन टाइम ट्रेवल बाय गोइंग a/2 है ना। तो अपने पास t2 फाइंड पूछा है ना, 2 इंटू t1 यानी 2 इंटू 2 4 सेकेंड। ये आ गया आंसर, इजी इजी सवाल था है ना। और यहाँ से अपन को भी बताया कि t/12 की वैल्यू कितनी दी है, 2 सेकेंड। तो यहाँ से t भी आ जाएगा 24 सेकेंड, दैट इज टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से ओमेगा भी निकाल सकते हो 2π/t करके, है ना। ओमेगा भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। तो आपको कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। आपके पास डेटा आ चुका है तो आप क्यों नहीं निकालोगे, क्यों नहीं निकालोगे भाई, निकालना पड़ेगा। तो निकाल सकते हैं अपन, आगे बढ़ें चलो। तो यहाँ से वो इन्होंने फेजर बना के किया, बाकी अपन सिंपली जानते हैं। अब आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी की ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा कैसा सवाल आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि अपने पास एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ये वाला, ये जो ग्राफ है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर। यानी जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा पोटेंशियल, यहाँ पे एक्स जीरो है ना, एक्स जीरो है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -a है। सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो यहाँ से अपने पास जो ये ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, काइनेटिक ऐसे। यहाँ पे काइनेटिक जीरो हो जाती है क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो जाती है, एंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और वो कितनी है, ये ओमेगा है ना, ओमेगा होती है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी जीरो होता है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें अपन को पता है ना, इक्वेशन सारी चीज़ें। तो एक्स से अपन देख सकते हैं वैल्यू पुट करके कि क्या आ रहा है आंसर, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगी, है ना। तो दोनों का सम करते तो अपने पास ये निकल के आता है, क्या निकल के आता है, T=12 है ना, हाफ के ए स्क्वायर। और ये आपको पता है कि क्या आ रही है, टोटल इज कांस्टेंट, है ना। यहाँ पे क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, क्या आ रही है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट आ रही है। तो ये अपन को समझना है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी का ग्राफ आ रहा है और ये लाइन बन रही है, सारी चीज़ें अपन के पास, तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, है ना। अब क्या बोला गया है कि देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, आप ध्यान से देखो, दोनों एनर्जी क्या है, इक्वल है ना। किससे पे, x/a/√2 पे, वही सवाल दिया है ना, a/√2 पे ये इक्वल होती है। देखो 2023 डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन आया है ना। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो पार्टिकल की एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की आधी होती है। यानी कि कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की है वो 2 टाइम्स है ऑफ पार्टिकल की। आप खुद सोचो, देखो यहाँ से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, सॉरी मैक्सिमम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो 2 बार मैक्सिमम, एक पूरे कंप्लीट में 2 बार चेंज हो रही है। कंप्लीट इस पार्टिकल का एक कंप्लीट सर्कल में काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी जो भी है वो क्या हो रही है, 2 बार ऑसिलेट कर रही है ना, 2 बार चेंज हो रही है। यानी कहने का मतलब वही है, यहाँ पे एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी वो इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM, ठीक है, पार्टिकल की, है ना। तो यहाँ पे इसको अपन पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखो क्या इसमें अलग अलग पोजिशन पे अपन को दिया गया है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो अलग अलग देखो, अपन पहले इनिशियल में क्या मानते थे कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ओरिजिन से स्टार्ट होता है तब हम जानते हैं कि ये होती है ना, जो कि यहाँ पे लिखा है। लेकिन क्या होगी अगर किसी एक्स डिस्टेंस ए से हो, तब अपन कैसे लिखेंगे, देखो। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी वो बनती है अपन एन साइन ओमेगा टी। फेज ये था, लेकिन अब फेज इनिशियल 0 नहीं था, अब की बार फाई न कुछ आ जाएगा, है ना। फाई इज अपने पास इनिशियल फेज है ना, ये अपने पास इक्वेशन निकल के आती है। तो यहाँ पे वही है। तो अगर फाई यहाँ पे है तो फाई इसका 0 है, यहाँ पे है तो पाई/2 हो जाएगा, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो पार्टिकल मान लो कि इस तरफ जा रहा है ना, तो यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा बताओ, फाई पाई हो जाएगा, फिर 3π/2, फिर वापस 2π हो जाएगा, यानी 2π करोगे तो बात तो वही है ना। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पार्टिकल है तो देखो इसका फाई कितना हो जाएगा, पाई/2। और ये फाई की जो इक्वेशन है, कैसे भी अगर फाई निकालना है तो इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या होता है, वो होता है अपने पास साइन इनवर्स x/a। ये अगर आपको फाइन निकालना है तो आपको सिंपल ये इक्वेशन लगानी है। कैसे लिखोगे बताओ, कैसे लिखोगे, कैसे कि अपन को यहाँ पे ये लिखा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए पुट करो a/a1, यानी कि साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1 होती है अपने पास, पाई/2 होती है ना। हाँ, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू पाई/2 है। ऐसे कैसे यहाँ पे, यानी कि घूम के आया, तो घूम के आया तो कितना हो गया बंधु, ठीक है। तो अपने पास वो आ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास पाई आ जाता है, ऐसे कैसा 3π/2, और यहाँ पे 2π करोगे, ऐड करोगे, बात वही है ना। साइन में 2π ऐड करते हैं ठीक एंगल में, तो चेंज नहीं होता है ना, तो अपन साइन लिख सकते हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं शिफ्टेड एसएचएम। शिफ्टेड एसएचएम का मतलब ये है कि ओरिजिन से अब शिफ्ट हो गई, ये मीन पोजीशन यहाँ पे आ गई, और इसको अपन बोलते हैं x0, है ना। तो अब यहाँ पे ये एसएचएम करेगी, यहाँ पे ये इसका a हो गया, ये -a हो गया ना। अब ध्यान से देखो तो इसकी जो इक्वेशन बनती है दैट इज x0 प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना। अगर पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, फाई आ जाएगा और एक, तो ये इक्वेशन आती है, बस आपको ये याद रखनी। तो क्या बोला क्या है, देखो पार्टिकल सवाल भी आया है शिफ्टेड एसएचएम पे, क्या बोला है कि पार्टिकल एसएचएम एप्लीटे और ये a/2 द डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स, है ना। अपन को ये बोला गया कि ये कितना होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a/2 से। आपको पता है कि a/2 है, तो अपन पहले तो फाई निकाल देते हैं, a/2 और a हो जाएगा नीचे, तो a से a कैंसिल, तो अपने पास फाई कितना आ गया, पाई/6। हमेशा याद रखना है कि a/2 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो अपने पास जो फाई होता है दैट इज पाई/6। कई बार यूज में आते हैं, तो आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा, यहाँ पे पाई/6 हो जाएगा, बस डेल्टा इक्वल आगे। सही लिखा मैंने, सही लिखा है ना, क्या आ गया आंसर। ओरल क्वेश्चन। अब क्या बोला है कि टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पूछा गया है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, देखो तो टोटल क्या होती है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो काइनेटिक इज इक्वल टू टोटल माइनस पोटेंशियल, मतलब अपन को क्या पूछिए, काइनेटिक पूछिए, और इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला होता है ना। ये बस घुमाने के लिए आपको दिया था। और क्या हो गया है कि यहाँ पे अपन को एक 4v² इज इक्वल टू 50 माइनस x²। और क्या बोला है कि पद को राइज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज ये बार अपन को टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो 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 देखो, टाइम पीरियड अगर मुझे निकालना है तो अपन को पता है कि v की जो इक्वेशन थी दैट इज ω√a² माइनस माइनस क्या थी बताओ, ये थी अपने पास x²। सही लिखा था मैंने, ω² हो जाएगा, हाँ सही है। तो आपको क्या करना है, इस x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पे तो 1 है ही है, सही है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, देखो ध्यान से, इसको नीचे भेजूंगा तो अपने पास हो जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो v² हो रहा है अपने पास 1/4 50 माइनस x², ये हो रहा है। अब रूट कर देता हूँ ना, तो रूट हो जाएगा ये 1/2, और ये हो जाएगा √50 माइनस x²। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, इस दोनों इक्वेशन, तो डायरेक्ट पता चल रहा है कि जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1/2। कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/t ओमेगा। तो ये 2π अपॉन कितना हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू 1/2 यानी कि 2 पर आ जाएगा 4, तो यानी कि 4π, पाई की वैल्यू 22/7, यानी कि 88 आ जाएगी ना। यानी कि कितना आंसर आ रहा है एक्स की वैल्यू। यहाँ से तुम एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे करके, यहाँ पे एम्पलीट्यूड यहाँ पे कॉमन लोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी दैट इज √50, है ना। तो वो सारी भी चीज़ें निकाल सकते हो, आंसर आ गया 88।
बस ऐसे आंसर आते हैं। ये सच सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि कितना इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो ऊपर कि ये क्या करें, अपना जो कॉन्टैक्ट है वो लूज नहीं करे। अब ध्यान से देखो, इसके तीन मैं कंडीशन देखता हूँ। एक तो बार ये नीचे है, एक ये ऊपर है ना, तो यहाँ पे ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो अपन को पता है नीचे है तब उसका एक्सेलरेशन ऊपर है, नीचे जी है, तो क्या बनेगा बताओ बताओ बताओ। तो ये अपने पास बन जाएगा, दैट इज़ नॉर्मल ऊपर एन लगेगा और एम जी नीचे लगेगा। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा मास एम ए, तो ये हो जाएगा नॉर्मल माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो एन की वैल्यू आ गई अपने पास एम, कॉमन ले लो, और जी प्लस ए। जैसे लिफ्ट में अपन देखते थे अपवर्ड है, ऊपर वाले का अपन को पता है कि एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, जी भी नीचे है और नॉर्मल ऊपर है। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जी माइनस ए। जी तो आ रहा है ना, जी माइनस ए आ रहा है। और ये भी जानते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल है, अगर मुझे कॉन्टैक्ट लूज नहीं कराना है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो ये है, यानी कि कहने का मतलब ये, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कैसे लिखूँ। ये जो अपने पास है ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, या तो जीरो आ सकता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो कब किस केस में हो सकता है कि जो ए की वैल्यू है ना, मैं डायरेक्ट पेन चेंज करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ए कॉन्टैक्ट लूज के केस में यहाँ से ये होना चाहिए। तो अपन ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स और जी, और मैक्सिमम के केस में अपने पास जो एक्स मैक्स आ जाएगा, दैट इज जी बाय ओमेगा स्क्वायर। देख लो आप, तो ये कोई आंसर है क्या, जी बाय ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आंसर निकल के आता है जी बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपको कंडीशन देखनी थी ना, ये एस एच एम होती है वर्टिकल। अब आते हैं अपन इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे कुछ केस पढ़ाना चाह रहा हूँ मैं, कैसे केस होते हैं वो देखना चाह रहा है ना। तो एस एच एम देयर इज, देखो 4 पॉइंट है इसमें। सबसे पहले तो आप देखो कि एफ नेट जहाँ पे जीरो हो रहा है, वहाँ पे जीरो हो रहा है, तो वो मीन पोजीशन है वो क्या है, मीन पोजीशन है। ठीक है, अब वहाँ पे एस एच एम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये भी बात है। वहाँ पे एस एच एम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दूसरी बात। और थर्ड पार्ट है कि इसको एस एच एम कर रहा है कि नहीं, उसकी चेक करने के लिए आप क्या करो, थोड़ी सी डिस्प्लेस करो और देखो कि यहाँ पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको मीन पोजीशन की तरफ ला रहा है। अगर वो है तो एस डेफिनेटली वहाँ पे एस एच एम परफॉर्म होगी। ठीक है, और वो एफ नेट माइनस के एक्स के इक्वल कर दो, ठीक है, एफ नेट करके, तो वहाँ से अपने पास के आ जाएगा और 2 पाई रूट अपन एम कर देंगे, है ना। तो अपन 1 बाय 1 करते हैं एक बार, ठीक है। जस्ट अ फ्यू मिनट, आई एम ड्रिंक वाटर। तो देखो इसको कैसे करेंगे बताओ। पहली कंडीशन क्या थी, चलो, ज़िंदगी में पानी भी ज़रूरी है ना। चलो, गर्मी का मौसम वैसे आ गया है ना। गर्मी कैसे सर्दियों से बेटर है, नहीं गर्मियों से बेटर तो सर्दी होती है, जहाँ पे खाना वाना अच्छा रहता है, ठंड थोड़ी रहती है। और गर्मियों में तो बहुत ही टेंशन ही, मतलब पसीने छूट जाते हैं दिन में भी, है ना। तो मैं तो गर्मी से बेटर सर्दी गर्मी से बेटर सर्दी को मानता हूँ, है ना। आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो अपन देखो, अपन को पता है कि नेचुरल लेंथ पे मास पड़ा है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको ये भी पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स भी जीरो है, एन एम जी इस तरफ है ही नहीं, यानी कि अपन को पता है कि एन इजिकल टू एम जी है। तो यहाँ पे जो एफ नेट है वो कितना है, जीरो है। एफ नेट जीरो है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम पे। अब ये एस एच एम करेगा, यानी अपन को ये पता चल गया कि यहाँ पे मीन पोजीशन है। अब ये एस एच एम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो देखना है ना। एस एच एम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा वो अपन को देखना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए अपन डिस्प्लेस कर देंगे एक्स डिस्टेंस पे। तो डिस्प्लेस किया और अपन को ये पता चला, वी गेट इनसाइड द फोर्स ऑफ स्प्रिंग एफ इजिकल टू के एक्स। ठीक है, अपन जानते हैं कि ये इस तरफ आ गया फोर्स, है ना। तो यहाँ से अपन को सिंपल पता है कि यहाँ से एफ आ रहा है जो माइनस के एक्स से इक्वल है, यहाँ से के आ गया। तो टाइम पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 पाई रूट मास शेयर इज एम एंड के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इसका टाइम पे क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एम बाय के। अब इसका देखते हैं, अभी नेचुरल लेंथ पे तो है नहीं, क्या ये नेचुरल लेंथ पे, लेकिन है इक्विलिब्रियम में। कि यहाँ पे मान लो कि ये इसका डिस्प्लेस होके यहाँ पे कितनी आ गई एक्स नॉट, है ना। ये एक्स नॉट क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई।
तो अपन को पता है कि ऊपर की तरफ एक फोर्स आया होगा दैट इज एफ, वो आ गया होगा के एक्स नॉट, और वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे अपन को ये पता चला कि के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी, है ना। और यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा कि ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम तो है, यानी कि मीन पोजीशन तो ये आ गई, है ना। एम पे मीन पोजीशन आ गई अपने पास। अब क्या करें बताओ, अब चेक करना पड़ेगा कि एसएचएम हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन डिस्प्लेस। तो एक फोर्स और ऊपर आ जाएगा दैट इज एफ इज इक्वल टू के एक्स, क्या आ गया के एक्स। तो ऊपर देखो अपने पास कितने फोर्स लग रहे हैं ये, और एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर। तो अपन के पास ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं दैट इज के एक्स नॉट प्लस के एक्स, ठीक है। और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा एम जी को, और वो किसके इक्वल होगा, एम ए के, क्योंकि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी, है ना। तो यहाँ से अपन को पता है कि इक्वेशन से जो ये है और वो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे एक्स के एक्स, सॉरी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आ रही है दैट इज क्या आ रही है, इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, एम ए आ रहा है अपने पास, एम ए आ रहा है के एक्स, तो ए की वैल्यू आ गई के बाई एम। तो अपन को पता है कि यहाँ पे के बाई एम आ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई के, है ना, ये हो जाएगा। तो देखो वर्टिकल में भी वही आ रहा है। अब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स होते हैं वो टाइम पीरियड में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल फोर्स है वही टाइम पीरियड में मतलब योगदान देते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स का कोई नहीं, यहाँ पे क्या लग रहा है एम जी और के एक्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो इसका कोई रोल नहीं है। और आप यहाँ से यही बात अगर यहाँ पे रखोगे तो इसका भी जो टाइम पीरियड निकल के आता है, ठीक है, वो आता है अपने पास 2 पाई रूट एम बाई के। ये बात मैंने यहाँ पे, तो इसका तीनों का सेम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखी है कि हेंस अ कांस्टेंट फोर्स ओनली शिफ्ट मीन पोजीशन डज नॉट इम्पैक्ट ऑन टाइम पीरियड, यानी कि इसकी जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ मीन पोजीशन थी पहले, यहाँ पे शिफ्ट हो गई, है ना, बस बाकी कुछ टाइम पीरियड में चेंजेस नहीं आते हैं, ये बात आपको। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बताओ, बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे वही हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी मीन पोजीशन, लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड में वही दोनों का टाइम पीरियड सेम ही आएगा, ठीक है। इसका भी टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाय के, यही आएगा। बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो के दो स्प्रिंग तीन स्प्रिंग ऐसी दे दे, तो आपको पता है कि स्प्रिंग पैरेलल सीरीज का लगा देंगे, तो सीरीज पैरेलल के लिए अपने पास K1 प्लस K2 आता है, और अगर इसके लिए मैं देखूँ तो इस सीरीज़ के लिए 1/K1 प्लस 1/K2 आता है ना। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तो वहाँ से K इफेक्टिव आ जाएगा, तो टाइम पीरियड निकाल देना है ना, सिंपल है। दो के लिए अपने पास ये आ जाएगा। और ये देखो ये अच्छा सवाल है, इसमें स्प्रिंग आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, ये सीरीज में, बट हेयर इज नॉट सीरीज, हेयर इज प्रेजेंट इन अ पैरेलल। क्योंकि आप देखो ध्यान से, इसको मैं अगर एक्स डिस्प्लेस करता हूँ तो ये भी एक्स डिस्प्लेस हो जाएगी, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैं देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ऐसे, और ये क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो दोनों का जो फोर्स आएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स, और ये भी आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के एक्स। वो दोनों किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो अपन जानते हैं कि जब पैरेलल में क्या होता है कि जो फोर्स होता है डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, फोर्स एक ही डायरेक्शन में आता है। तो ये पैरेलल वाला केस है बस। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे K1 प्लस K2 लिखना है ना, एम बाई K1 प्लस, अरे भैया इधर आ जाओ, है ना, ये आ जाएगा एम बाई K1 प्लस, आ गया ना आंसर। अब ये आ गया। अब ये अपने पास है। अब इस टाइप के सवालों के लिए मैं ट्रिक पहले बता देता हूँ। ये ट्रिक कि ये पुली के लिए वैलिड है ना। पहले तो पुली के लिए स्प्रिंग ये सब आइडियल होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ ब्लॉक, अपने जो ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा है उसका कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। और फिर ये अपन के इक्विवेलेंट लिख देंगे, के इक्विवेलेंट कैसे, यहाँ से ही लिखेंगे ना। मैं एक बार सवाल करा देता हूँ, यहाँ पे होगा, हाँ। तो देखो ध्यान से, पहले तो इसका की स्प्रिंग कॉन्स्टेंट किया है ना। तो अपन ने सबसे पहले क्या बोला कि इसका जो मास है जहाँ पे टेंशन लग रहा है उसका कॉफिशिएंट 1, यानी कि टी मानना है अपन को। तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा बताओ बताओ, यहाँ पे T/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा T/2। तो यहाँ पे अपन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ये अब इन्होंने ये बोला है कि पहले तो ये माना अपन ने ब्लॉक के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो टी माना, इसका कॉफिशिएंट 1 है।
यहाँ पे अब स्प्रिंग के अंदर अब मुझे के इफेक्टिव लिखना है, तो के इफेक्टिव कैसे लिखेंगे, एन, एक स्प्रिंग है तो एस कर के। अब एन जो होता है ना, जो एन होता है वो क्या होता है कि जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन लग रहा है उसका कॉफिशिएंट, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के। तो यहाँ से अपने पास जो के इफेक्टिव आ रहा है, ध्यान से देखना क्या बन रहा है, ये बन रहा है अपने पास 4K। सही बोला मैंने, हाँ 4K आ रहा है। तो यहाँ पे बस 4K आ जाएगा। अब टाइम पीरियड लिख दो 2π√m/4K, है ना, ये इसका टाइम पीरियड हो गया। सिमिलर ये हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे टेंशन टी मानना है, टेंशन टी मानना है, टेंशन टी मानना है, टेंशन टी मानना है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2T हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2T। तो यहाँ से अपन को पता है 2 × T आ रहा है, यानी कि एन की वैल्यू तो आ गई अपने पास 2। और क्या चाहिए बस, तो T = 2। वैसे अपने पास 1 के इफेक्टिव कितना आ जाएगा, 2² के, है ना, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, हो जाएगा K/4। तो यहाँ पे 2π√m/4 के, है ना, 4 के आ जाएगा, बस ये आ जाएगा ना। थोड़ा सा लैग कर रहा है क्यों, कोई नहीं, आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये अब ये आपके लिए ये होमवर्क है। आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो कि ये इसका के दिया है, इसका 2K दिया है, ठीक है। क्या करोगे, यहाँ पे टेंशन टी मानोगे, ये टी मान लिया, और ये टी आ जाएगा, ये टी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2T, नीचे 2T आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास तो कॉफिशिएंट 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो के इफेक्टिव लिखना है वो क्या आ जाएगा, इसका अपने पास n2² के इफेक्टिव दिए, इसका अपने पास 1 है, 1/2K दिया है, बस ये के इफेक्टिव आ जाएगा, टाइम पीरियड लिख दोगे। ये अच्छा सवाल है। इसमें बस मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, सॉल्व करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। इसका जो टाइम पीरियड आता है, इन दोनों का टाइम पीरियड इक्वल आता है, और मैं उसको टाइम पीरियड डाल देता हूँ। उसका होता है अपने पास 2√m1m2/m1 + m2 × K, बस ये आता है। वहाँ पे अभी तक अपन ने देखा स्प्रिंग अलग अलग थी, यहाँ पे मास अलग अलग है, वहाँ पे मास एक ही था ना। तो ये वाली बात है ना। तो यहाँ पे अपने पास जो ये m रिड्यूस मास है ना, इसको रिड्यूस मास बोलते हैं, m1m2/m1 + m2, बस ये लेना है। यहाँ पे जो रिड्यूस मास है वो लेना है, बाकी इन दोनों का टाइम पीरियड सेम रहता है। तो ये था। अब अपने पास आता है लिक्विड के लिए ना। लिक्विड में अगर मैं एक सिलेंडर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, ये अगर मैं थोड़ा सा दबाऊँ तो ये ऐसे बाइंड फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स आएगा, उसके कारण SHM होगा। तो इसका टाइम पीरियड लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये होता है ना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। T = 2π√m/एरिया, ठीक है, एरिया हो जाएगा रो लिक्विड का, और जी डायरेक्ट याद ही रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे L/K भी होता है ना, कितना अंदर था, L/K, L/G से सॉरी, है ना, तो ये भी याद रखना। अब ये अर्थ के लिए, अर्थ में अगर मान लो कि कोई, आपको पता है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, तो कैसे आएगा, वैसे तो इसका टाइम पीरियड अपन को याद रखना चाहिए, तो मैं प्रूव करवा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो चलो, यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ ये थीटा है, तो ये FG लग रहा है ना, FG लग रहा है, और ये FG का ये आ जाएगा FG cos थीटा, और FG sin थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये अपने पास डिस्टेंस कितनी है, हियर इज डिस्टेंस इज R मान लेते हैं, और ये X मान लेते हैं, सही है मैंने। तो यहाँ पे मैंने इसको X डिस्प्लेस की, तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है, और ये अपने पास R मान लेते हैं, एक बार के लिए R मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास पहले तो अपन फोर्स लिखेंगे, वो होता है M मास इंटू IG, मास M G/m/r³ इंटू R, इनसाइड जो होती है अपने पास ये होती है इनसाइड। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया, है ना, ये FG आ गया, पहले तो ये बात आ गई। अब अपने को क्या पता है कि ये जो FG है वो -kx के इक्वल होगा, यस और नो, -kx के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अपने पास इसको M ही लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा mg/m/r³ इंटू R, तो M से M कैंसिल, तो यहाँ से अपने पास एक्सेलरेशन आ गया, वो आ गया Gm/r³ इंटू स्मॉल r। लेकिन ये x के प्रोपोर्शनल अभी नहीं आया है ना, ये तो R है, x के प्रोपोर्शनल नहीं आया ना, मैं इसको x डिस्प्लेस किया इधर। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, एक गड़बड़ी कर दी अपन ने, FIG लिख दिया है ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में FIG
थोड़ी सी गड़बड़ी होगी। क्या हो गया बताओ, यहाँ पे कोस थीटा लिखना भूल गया ना, कोस थीटा। एक बार के लिए आप कोस थीटा लिख दो, क्योंकि यही तो एक्सेलरेशन दे रहा है ना, कोस थीटा। यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा, तो यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा, है ना। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोस थीटा और यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा। ये अपने पास एक्सेलरेशन है। अब कोस थीटा क्या है बताओ, कोस थीटा अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो हो जाएगा अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज एक्स अपॉन आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन कोस थीटा, सॉरी एक्स अपॉन आर ही रख देते हैं ना, अपन को एक बार के लिए यहाँ पे वही रख देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो आप ध्यान से देखो, ए की वैल्यू आ रही है दैट इज जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स अपॉन आर। अब ये मैच हो रहा है ना, तो यहाँ से आर से आर कैंसिल। तो अब देखो ध्यान से, जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। हाँ, तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है दैट इज किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया अपने पास आर क्यूब, है ना, ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अपने पास टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा अपने पास 2 पाई रूट आ जाएगा आर क्यूब अपॉन जी एम, है ना, आर क्यूब अपॉन जी एम। और अपन ये भी जानते हैं कि जी एम की वैल्यू जैसे ग्रेविटेशन में पड़ी थी वो था अपने पास जी आर स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल के आएगा दैट इज 2 पाई रूट आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा और एक ऊपर आर बचेगा और नीचे आ जाएगा जी। आर बाय जी भी होता है। और वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है निकल के वो 84.6 मिनट आती है, लगभग 1.5 घंटा। यानी कि यहाँ से यहाँ इसका क्या टाइम पीरियड होता है, अगर मैं यहाँ से छोड़ूँ यहाँ तक आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा 84.6। इवन ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, किसी के लिए यहाँ से यहाँ तक भी आए तो उसके लिए भी टाइम उतना ही लगता है। तो अगर आपको अर्थ के एक सिरे से दूसरे एंड में जाना है तो आपको कितना टाइम लगेगा ये। और यही नहीं, सिर्फ यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, वापस खींचेगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वापस अंदर की तरफ आ जाएगा। यानी कि इस सेंटर के बाद क्या करेगा, ये एसएचएम करता है ना। तो आपको यहाँ पे वो कड़े लगाने पड़ेंगे, जैसे होते हैं ना बोट को बांधने के लिए ऐसे कड़ियाँ, तो आपको ऐसे लगानी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से कूदोगे आप, जैसे मान लो होल है यहाँ पे ना, अपन ने क्या कर दिया, इसमें सुरंग बना दी, है ना, कैविटी बना दी। तो यहाँ से आएगा, यहाँ तक आएगा, स्पीड में आएगा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तुरंत आपको क्या करना है, कड़ी से बांध देना है। तो बढ़िया मज़ा आएगा, आप इसको झूला भी सकते हैं। हो सके मैं ऐसा कोई प्लान करूँगा आपके लिए कि अर्थ के अंदर एक सुरंग बनाएंगे, ठीक है, माइंस बनाएंगे, और फिर क्या करेंगे, मनोरंजन के लिए अपन ऐसे ही लिफ्ट लगा देंगे या कोई ऐसा, ठीक है। तो वहाँ पे अपन बच्चों को झुलाएंगे और 1.5 घंटे के अंदर वापस बाहर निकलाएंगे। बस में आगे एक एंड से दूर है, तो अगर 3 घंटे में, यानी कि अगर आप यहाँ से हो इंडिया में, है ना, इंडिया में यहाँ से हो और यहाँ से कितना जाएगा 1.5 घंटा, 1.5 घंटे, 3 घंटे में वापस आ जाओगे आप, है ना, अमेजिंग। 3 घंटे में वापस आ जाओगे। अब वो बीच में ज्वाला ज्वाला जो भी है, आप बस लावा में जल मत जाना। ओके, पॉइंटलेस था ये, है ना, कोई बात नहीं। अब ये अपने पास ऐसे झूलेगी, ठीक है। आपने देखा ही होगा, अभी शिवरात्रि चल रहे हैं, है ना, मौसम चाहे झूलने के, बस ये त्यौहार चलते हैं गांव में तो बहुत, ये पेड़ों पे ऐसे झूला बांध लेते हैं और झूलते हैं, है ना। और अभी तो होली भी आ रही है, फाग भी गाएंगे, ऐसे बहुत सारे मनोरंजन होते हैं, मज़ा आता है ऐसे फेस्टिवल का। और आपस में प्रेम भी बढ़ता है लोगों के प्रति, सारी चीज़ें होती है। तो लाइफ में ये भी मोमेंट इन्जॉय करना चाहिए ना। पढ़ाई सब कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इनको भी इंजॉय करना। वैसे इंजॉय तो करते ही हो, पढ़ाई तो कम करते हैं ना, लेकिन ये भी है वो भी है, बैलेंस करके चलोगे तो सारी चीज़ें बैलेंस मिलेगा ना। तो अपने खाते में भी बैलेंस होगा। बात समझ आ गई क्या? ठीक। अब आते हैं अपन एंगुलर एसएचएम पे, है ना। तो एंगुलर एसएचएम जैसे मैंने नॉर्मल एसएचएम पढ़ा, वहाँ पे एंगुलर में भी वही है, बस फोर्स को अपन टॉर्क से रिप्लेस कर दिया और डिस्प्लेसमेंट को अपन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से फिर, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, नेट और जीरो है तो मीन पोजीशन कर भी सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए अपन थीटा डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और आई अपन के, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ठीक है, अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन है, और बाकी के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। आगे बढ़े, तो ये था सारी चीज़ें। तो यहाँ से अपने पास पेंडुलम निकल के आता है, ये यहाँ से यहाँ तक होता है, इसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज 2 पाई रूट L/G होता है। ये आपको याद रखना ना, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलो। तो ये अपने पास निकला है रूट
एल अपॉन जी। जी अब एक आता है अपना सेकंड पेंडुलम जिसका 1 मीटर लेंथ होती है और सेकंड टाइम पीरियड होता है। बस ये अपन मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये नॉट क्या कहते हैं, एक प्रकार से अपने पास जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे जो जी लेना है अपन को इफेक्ट ही लेना है। अगर ये लिफ्ट में प्रवाह चल रहा है तो यहाँ पे अपन को अलग लेना है ना, टाइम पीरियड अपन पास चेंज हो जाएगा इस केस में। तो वहाँ पे अपन स्प्रिंग में देख रहे थे तो वहाँ पे चेंज नहीं हो रहा था प्यारे बच्चों। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पे सिर्फ शिफ्ट हो रही थी, मीन पोजीशन शिफ्ट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अपने पास बताओ, यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे जी प्लस हो जाएगा, अगर ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है तो जी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये था। और ये बताओ, ये अगर एस से जा रही है तो अपने पास जी इफेक्ट इधर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो ये अपने पास इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लग गया तो जी इधर आ जाएगा, जी इफेक्टिव दैट इज रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया ना। और ये अपने पास लिक्विड में है तो अपने पास आ जाएगा 1 माइनस रो एल बाय रो बी। बस ये आपको याद रखने हैं फॉर्मूले, डायरेक्ट यूज में आ जाएंगे। हाँ, अभी अपने पास फिजिकल पेंडुलम है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेंथ इज सेंटर ऑफ मास से अपने पास हिंज की रिएक्शन लेंथ लेनी है एल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना है ना इस रिजिड बॉडी का। तो ये था। तो अपना जो आज का लेक्चर है वो यही समाप्त करते हैं। और इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताए अच्छे से रिवाइज करना, उनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना और उनकी PYQ करना अच्छे से, और टेस्ट देते रहना, एनालिसिस करते रहना अच्छे से, है ना, तभी आपका फ़ायदा होगा। मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब करना MMS को ज़रूर, है ना, क्योंकि वैल्यूबल कंटेंट यहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, जो आपके काम के। बात समझ में आ गई क्या? चलो, ये अपने पास मैथ्स आगे बढ़े क्या? चलो, तो यही था अपना लेक्चर। मिलता हूँ आपको नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।